ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखेंगे भाई इसका। तो भाई ये वेस्ट एशिया का फिजिकल मैप है, आई मीन पॉलिटिकल मैप है। तो इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है भाई, हम पहले इसका देखेंगे ये कहां पे सिचुएशन है। सबसे पहले तो ये भाई सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, इराक है, ईरान है, टर्की है। लेकिन मेन जो है भाई, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इजराइल। ये यहां पे छोटा सा, बहुत छोटा क्षेत्रफल है, जॉर्डन से बाउंड्री लगाता है अपनी, और इधर मेडिटेरियन सी से बाउंड्री इसकी लगती है। तो सिचुएशन ये है भाई। अब ये तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया इसका। अब हम मसला समझते हैं धीरे धीरे कि क्या है। तो पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे भी। हिस्ट्री, तो इसमें सबसे पहले जानेंगे भी शुरुआत कहां से हुई। तो देखिए, जो यहूदी लोग थे, ज्यूइश बोलते हैं उनको, तो ये लोगों का ब्रिटेन ने संरक्षण दिया इनको। ब्रिटेन ने ये एक्चुअली ये जो एरिया है ये पैलेस्टाइन है, फिलिस्तीन, ये पैलेस्टाइन है। अभी बात को समझेंगे, फिर हम पूरा कनेक्ट करेंगे चीजों को, तो देन यू विल अंडरस्टैंड इट। कभी कोई भी बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली या फिजिकली इसके मैप से संबंधित आए कुछ, या कोई और मुद्दा आए, तो एक तो होता है कि एग्जाम के बारे में जान रहे हैं भाई हम, एग्जाम के बारे में तो ठीक है जान ही रहे हैं हम, बट हमें एज अ सिटीजन भी हमें पता होना चाहिए कि क्या इतना बड़ा मसला क्रिएट हो रहा है वर्ल्ड में, तो उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो उस मुद्दे पे हम डिटेल में आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ही। तो हम इसको समझेंगे। तो क्या हुआ, ब्रिटेन, भाई ब्रिटेन अपने जमाने में सुपरस्टार रहा है। सुपरस्टार रहा है मतलब कि यूएसए जैसा देश भी, भाई यूएसए जैसा देश भी उसकी कॉलोनी रहा है। तो एक्चुअली ये वाला जो वेस्ट एशिया वाला जो ये वाला एरिया था, पूरा का पूरा रीजन, ये कंट्रोल में था वर्ल्ड वॉर के टाइम भी, और उसके मतलब 1948 के आसपास की बात काम कर रहे हैं। तो ये जब इसके कंट्रोल में था, तो यहाँ पे जूइश लोगों को, तो यहूदी लोगों को उन्होंने बसाने का काम किया, जो अलग अलग, मतलब ये स्कैटर्ड थे, एक जगह मतलब सम्मिलित नहीं थे। एक जगह इनको ये चाह रहे थे कि हम एक रिलीजन, मतलब यहूदी एक धर्म है, उसके नाम पर हम अलग एक कंट्री बनाना चाहते हैं। और ब्रिटेन से उन्होंने मांग की कि आप हमें अलग कहीं पर, और ये पैलेस्टाइन वाले रीजन में हम चाहते हैं कि यहाँ पे आप हमें बसा दें। तो धीरे धीरे मतलब अलग अलग वर्ल्ड के क्षेत्रों से यहूदी लोग यहाँ पे आके बसने लगे। और एक बार उनकी मतलब 1948 के आसपास उनकी पॉपुलेशन वहां पे बहुत ज्यादा हो गई। तो जब उनकी पॉपुलेशन, एक्चुअली पैलेस्टाइन लोगों को भी पता नहीं चला, जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रही, यहाँ पे जो फिलिस्तीन लोग थे जो ऑलरेडी यहाँ पे रखते, जो आज का इजराइल है, ये पहले कंप्लीटली कंट्रोल्ड था फिलिस्तीनी लोगों का, पैलेस्टाइन बोलते हैं। तो उन लोगों को ये भी एहसास नहीं हुआ कि भाई धीरे धीरे मतलब ये बसा तो रहे हैं, लेकिन बाद में हमारे ऊपर ही कंट्रोल कर लेंगे ये। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब वो लोग, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई वहां पर,
1948 के आसपास, और उससे उसके बाद भाई यूएनओ बन गया था। भाई 1945 में यूएनओ क्रिएट हुआ। तो अब यहां पे मसले क्रिएट होने लगे पैलेस्टाइन और इजराइल में मसले क्रिएट होने लगे। इजराइल लोग यहां पे अपना मतलब अतिक्रमण करना चाहते हैं शुरू में। कुछ लोगों ने उसको मतलब सिर्फ अमेरिका और यूएनओ और ब्रिटेन लोगों ने उनको समर्थन पहले दिया था। वर्ल्ड इवन भारत भी जूइश के यहां पे स्थापित होने में समर्थन नहीं करता था। एक्चुअली दो मसले थे, पहले इस बात को समझते हैं। तो ब्रिटेन ने ये मसला यूएनओ को सुपुर्द करके निकल लिए कि आप यूएनओ देखो भाई उसने शुरुआत की कि भाई यहूदियों को हम यहां पे बसाएंगे, सब कुछ मसला क्रिएट कर दिया। और जब वो अपने देश की अलग मांग कर रहे थे तो उन्होंने यूएनओ के मतलब कंधे पर डाल दी बात कि आप देखो इस मसले को, ये हमारे बस की बात नहीं है, आप जो करोगे, जो निर्णय लोगे, आपको करना है भाई। तो यूएनओ के पास एक्चुअली यूएनओ ने दो निर्णय दिए थे वहां पे, एक तो इंडिया पाकिस्तान का था और एक ये इजराइल और पैलेस्टाइन का था। अच्छा, दोनों मामले थे वो धार्मिक थे, धर्म से संबंधित रखते थे भाई। पहला इंडिया वाला मसला था जम्मू कश्मीर मामले को लेकर, भाई इंडिया मतलब हिंदू और मुस्लिम वाला मसला हो गया वहां पे। यहां पे पैलेस्टाइन और ये यहूदियों वाला मसला हो गया। तो इंडिया के जो लोग थे उस टाइम, जो इंडिया के लीडिंग मैन थे, लीडिंग मैन कौन कौन थे भाई? गांधी, नेहरू, पटेल, इन लोगों ने मतलब ये तो टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट ही करते थे। ये कहते थे कि भाई कि टू नेशन थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये तो होना ही नहीं चाहिए भाई। मतलब फिर भाई इंडिया पाकिस्तान के मामले में गांधी और ये सब लोग, पटेल, नेहरू, सब जिन्ना को समझाते रहे, मतलब बहुत ज्यादा उनको समझाया कि भाई आपने धार्मिक बेस पर ये देश को नहीं बांटने दिया, हमने बड़ी मुश्किल से इतना बड़ा नेशनल मूवमेंट करके भारत को आजादी दिलाई है और आप डिवाइड कर देना चाहते हैं। भाई हम सेकुलर कंट्री बनेंगे, डेमोक्रेटिक सेटअप तैयार करेंगे, हम अपने आप को जैसे अमेरिका विकसित हो गया, ये अमेरिका ने इतना अपना डेवलपमेंट किया है ब्रिटेन की कॉलोनी से अलग हटके स्वतंत्रता पाकर, वैसा हम भी चाहते हैं, वैसे हमारे भी सपने हैं, हम उनको मुकम्मल करेंगे। बट जिन्ना ने एक भी बात नहीं मानी भी इनकी। जिन्ना कह रहे कि भाई नहीं, हमें तो धर्म बेस पर अलग से पाकिस्तान चाहिए, धार्मिक बेस पर। तो ये भारत के लोग तो पहले से ही परेशान थे जिन्ना वाली नीति को अपनाकर कि भारत और पाकिस्तान का डिवाइड होगा। लेकिन अब ये और मसला था, आ गया था कि भाई यहूदी लोगों को यहां पे बसाना था। तो अब मामले को जल्दी से इसको निपटाते हैं। इसमें ये कहे कि भाई ये यूएनओ ने दो निर्णय दिए। यहां पर यूएनओ ने कौन कौन से निर्णय दिए भाई? एक तो जम्मू कश्मीर मामले में ये कहा भाई कि भारत, एक्चुअली ये जब भारत डिवाइड हो रहा था, जम्मू कश्मीर वाला मामला था, तो यहां पे उन लोगों ने, पाकिस्तान वाले लोगों ने अतिक्रमण कर लिया अवैध रूप से। भाई डिवाइडेशन जो रूपरेखा तैयार की गई थी, वो सीमा रेखा जो थी, इंटरनेशनल बाउंड्री, ये थी, बट उन्होंने यहां पे अतिक्रमण कर लिया। तो अब भारत के लोगों को लगा, नेहरू साहब को, कि भाई हमने तो कोई गलत काम किया नहीं है। और जब गलत काम नहीं किया है तो भाई अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, स्पेशली यूएनओ, वो तो हमारे पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि भाई जो डिवाइड किया ब्रिटेन ने जो सही तरह से संवैधानिक रूप से, तो भाई हम तो उसके अनुसार अपनी बाउंड्री क्रिएट किए हैं, तो यूएनओ से शिकायत करेंगे तो यूएनओ हमारी बात मानेगा। लेकिन यूएनओ ने क्या किया, भारत के लोग यूएनओ में गए, नई संस्था बनी थी कि हमारे लिए काम करेंगे। तो नेहरू साहब यूएनओ में गए, उन्होंने कहा यूएनओ ने कि भाई जो जहां पर है ना वो यहीं पर रहे, ना तो इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। तो यहां पे भारत का ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, वो हमेशा के लिए भारत के हाथों से चला गया। दूसरा एक और धब्बा लगा यूएनओ पर। एक तो ये कि आज तक यूएनओ के इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत आलोचना झेलनी पड़ती है कि आपने ये क्या कर दिया था, और भारत के लोग भी करते हैं और दूसरा विश्व भी करता है जो भारत के समर्थित ग्रुप है। दूसरा ये यहूदी वाला मामला, ये वाला जो क्षेत्र था, इसमें ये क्या था उस टाइम पॉपुलेशन के अनुसार डिवाइड कर दिया उन्होंने। ये था, ये इजराइल का मैप है अभी। तो उन्होंने ये डिवाइड किया यहां पर कि यहूदी जो लोग थे उनको कहीं कहीं तो मतलब
35% जो जूइश पीपल्स थे, जो इजराइल वाले लोग हैं, और 65 पॉपुलेशन जो पैलेस्टाइन फिलिस्तीनी लोग हैं। ये डिवाइड कर दिया यूएनओ ने ये एरिया। अब यूएनओ ने डिवाइड कर दिया, तो यूएनओ में तो यूएसए की ज्यादा चलती थी, तो यूएसए ने तो इसको रिकॉग्नाइज किया एज ए स्टेट के रूप में, पर दूसरे लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। भाई इंडिया ने तो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो तो धार्मिक रूप से अलग, मतलब विभाजन को बिल्कुल भी समर्थन करते ही नहीं है, तो भारत के लोगों ने उसलिए किया ही नहीं। और दूसरा ये और बात थी कि भारत को अपनी क्योंकि भारत के तो अपने मसले थे। क्या मसले थे भाई? कि भारत ना अरब वर्ल्ड से मतलब अरब वर्ल्ड मतलब ये वेस्टर्न एशिया पूरा का, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, ये सब लोगों से अपने ताल्लुकात बना के रखना चाहता था। क्यों बना के रखना चाहता था? क्योंकि भारत पर ऑयल रिजर्व नहीं था भाई, एनर्जी के लिए भारत इनसे ताल्लुकात बना के रखना चाहता था। और जो ये इजराइल वाले लोग हैं भाई, तो इजराइल वाले लोग अरब वर्ल्ड हैं, वो विरोधी हैं। मतलब इजराइल वाले लोगों को अरब वर्ल्ड मुस्लिम विरोधी मानता है, क्योंकि भाई यहां पे उनकी धार्मिक जो जेरूसलम है, वहां पे अपना धार्मिक मस्जिद है एक्चुअली। तो कह रहे यहां पे गलत तरह से अतिक्रमण करवाया है यूएनओ और अमेरिका ने मिलकर। तो इसलिए अरब वर्ल्ड इस बात को मतलब इजराइल को कभी सपोर्ट करता ही नहीं है। उनके वॉर्स भी हुए कई बार, लेकिन बाद में धीरे धीरे बातें बढ़ती गई। तो भारत का झुकाव अरब वर्ल्ड की तरफ था, इजराइल की तरफ था ही नहीं शुरू में। एक तो वो कि भाई भारत धार्मिक स्तर पर बंटवारा नहीं चाहता था, दूसरा ये कि भारत जो है मुस्लिम के विरोध में नहीं जाना चाहता था, स्पेशली अरब वर्ल्ड के विरोध में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अपनी एनर्जी को सिक्योर करके रखना चाहता था। ये दो मसले थे। अब ये बात आगे बढ़ती रही। क्या हुआ कि 1967 में जो अरब वर्ल्ड लोग थे, अरब वाले लोग थे, ये लोग मिलकर ये अटैक किए इजराइल पर, सब लोग मिलकर। और चूंकि अब इससे पहले 1948 में भी भाई 1948 में भी क्या हुआ था, ये अरब वाले लोग ये अटैक किए थे इजराइल पर। लेकिन इजराइल को समर्थन किसका था? यूएसए का। तो यूएसए का जो समर्थन था इजराइल को, तो इन लोगों इजराइल ने अपनी जो टेरिटरी थी, जो भी दी गई थी यूएन के द्वारा, वो सिक्योर्ड कर ली। तो उसकी और पहुंच यहां पर पैलेस्टाइन में और ज्यादा बढ़ गई। फिर बाद में इन्होंने पाया कि हम दोबारा से आक्रमण करते हैं इन पर 1967 में। अब इन्होंने बहुत मतलब चालाकी से आक्रमण किया, लेकिन बात को डिटेल में नहीं करते, शॉर्ट में मैं बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने 1967 में कि 6 डे वार था भाई, इन्होंने मतलब इजराइल ने पूरे अरब वर्ल्ड को एक साथ मतलब हरा दिया। अब हरा दिया मतलब शुरू में इतना इक्विप्ड नहीं था ये, लेकिन यूएसए इसको समर्थन करता था, तो भाई ये बैकफुट पे आ गए। पर इसने क्या किया, इस बार में जीतने के बाद जो भी इसका टेरिटरी थी, जो भी इजराइल की टेरिटरी थी, उसने अपनी टेरिटरी का 4 गुना अपनी एग्जिस्टिंग टेरिटरी का 4 गुना और ज्यादा जीत लिया। मतलब अपनी पहुंच और ज्यादा सुनिश्चित कर ली यहां पे पैलेस्टाइन में। तो पहले और अब ये क्यों चाहते थे अरब वर्ल्ड, ऐसा क्यों चाहते थे कि अरब वर्ल्ड चाहते थे कि पैलेस्टाइन लोग ही यहां पे रहे, इनका ही वर्चस्व यहां पे हो, इजराइल यहां से भाग जाए या यहूदी लोग यहां से भाग जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा बेल्ट मुस्लिम बेल्ट है और यहां पे ये इजराइल खतरनाक साबित होगा, क्योंकि हमारे यहां पर मस्जिद है, अल अक्सा मॉस्क। तो इन मतलब ये सैक्रेड प्लेस है हमारे यहां पे, मतलब इंटरफेयर नहीं होना चाहिए भाई। अगर के 5 रन से जीत गया ऑस्ट्रेलिया, तो जीत जाने दो भाई, क्या फर्क पड़ता है भाई। हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं, हमारी बात सुनेंगे पहले। के अच्छा, हमारा मसला कहां चला गया भाई? एनीवे
एक ग्रुप क्रिएट हुआ पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा, यासिर अराफात साहब ने लीड किया भाई इसको। इसमें क्या था, 1964 ये जो अरब वाला, ये इजराइल वाला, तो अरब एक्चुअली जब 1967 वाला वार हुआ था तो उसमें और ज्यादा अपनी टेरिटरी बढ़ा ली थी उसने, और धीरे धीरे अपनी टेरिटरी को और ज्यादा सिक्योर करता गया इजराइल। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जी ग्रुप क्रिएट होने लगे, ग्रुप क्रिएट होने लगे, मतलब कि पैलेस्टाइन को और ज्यादा मतलब इनके आक्रमण करने के लिए, इजराइल से कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए ये कुछ लोग आगे आए। तो इन्होंने शुरू में तो क्या करता, इनका जो रुख था वो इजराइल विरोधी था बहुत ज्यादा, कि भाई हम पैलेस्टाइन का सपोर्ट करेंगे, और इजराइल मतलब बहुत गलत तरह से अपनी पावर का इस्तेमाल करता अमेरिका की सह में। अब अमेरिका क्यों चाहता था, मतलब यहाँ पे पूरा अरब वर्ल्ड में वेस्टर्न के अपनी पहुंच क्यों सुनिश्चित करके रखना चाहता है? वो चाहता था कि यहाँ पे भाई एनर्जी रिसोर्सेज है, तो उसने जो बनाया था इजराइल को इतना स्ट्रांग, मतलब बाद में भी हो गया और शुरू में भी उसने मदद की थी, वो इसलिए कि ऐसा कोई व्यक्ति हो कि वो डरे ना दूसरे, मतलब इन अरब वर्ल्ड वाले लोगों से, अरब लोगों से डरे ना, स्पेशली ईरान वाले मामले में। तो ये इसलिए इसको ज्यादा पावर देकर रखना चाहता था। शुरू में इनका रुख ज्यादा दूसरा था, अगेंस्ट इजराइल था, लेकिन बाद में दो समझौते हुए भाई। एक था कैंप डेविड अकॉर्ड 1979 में, वही इस समझौते से क्या हुआ कि इन लोगों ने, पैलेस्टाइन वाले लोगों ने इजराइल से समझौता कर लिया कि ठीक है हम अब लड़ाई वड़ाई नहीं करते। क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि इजराइल की पावर तो बढ़ती जा रही थी भी, इजराइल की पावर इंक्रीज हो रही थी। तो इन लोगों ने सोचा कि हमारे लोग तो वैसे ही मर रहे हैं, तो इसलिए इनसे समझौता करके लगते हैं। लेकिन इधर वाले कुछ दो भागों में पैलेस्टाइन था, एक ये वाला भाग था और दूसरा ये था गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी, गाजापन। तो इधर वाले लोगों को लगा कि आपने जो ये काम किया है ना पीएलओ ने, ये गलत किया है, क्योंकि इजराइल हमारा दुश्मन रहा है और दुश्मन ही रहेगा। तो ये भी दो ग्रुपों में बट गया भाई, पैलेस्टाइन दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, फिर जो गाजा पट्टी वाला और ये पैलेस्टाइन वाला। तो यहां पे ग्रुप जो था ये पीएलओ था, इसमें एक ग्रुप जो था ये पीएलओ था, और इधर जो ग्रुप एक्टिवेट हुआ वो हमास। जो अभी वर्तमान की बात चल रही है ना, तो हमास ने इधर की तरफ से हमास ने इस इंटरनेशनल बाउंड्री पर इसके तरफ से आक्रमण किया है इजराइल पर। पीएलओ का एक्चुअली समझौता हो गया था, तो उसको बुरी लगी ये वाली बात, तो उसी के विरोध में हमास यहां पे एक्टिवेट हुआ। अच्छा, हमास जो है एक मतलब मिलिटेंट टाइप का ग्रुप है। अच्छा, यूएसए या और लोग भी इसको ना टेररिज्म टाइप ग्रुप मानते हैं, कि ये लोग ना मतलब कोवर्ट रूप से कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं, इजराइल में एंटर करते हैं और उनके लोगों को मारते हैं, ऐसा करके मतलब ये ग्रुप डिक्लेयर्ड है। अच्छा, फिर भारत का संबंध इससे समझते हैं, क्या क्या भारत के संबंध रहे? ये तो यह था कि ये हमास ऐसे बन गया, ये विरोध हुआ इसलिए हमास बन गया। इसको मसले को हम अभी थोड़ा सा पेंडिंग डालते हैं, मैं बताऊंगा अभी वर्तमान में क्या बात हो रही है। पहले इंडिया का व्यू देखते हैं इसमें। अच्छा, इंडिया यूएसएसआर मतलब यूएसए, ये रिलेशन था इंडिया का, और इंडिया ने नेम नॉन अलाइन मूवमेंट ये ओपन कर रखा था भाई, मतलब ये एस्टेब्लिश, इसकी स्थापना ही इंडिया के द्वारा हुई थी। तो इंडिया किसी भी ग्रुप के साथ अलाइंड नहीं होकर रहना चाहता ऑफिशियली, बट जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, 90s में, तो लिबरलाइजेशन हुआ इकोनॉमी का भाई, इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ, और ग्लोबलाइजेशन वाली जो मतलब ग्लोबलाइज्ड कंट्री जो बहुत ज्यादा इंटीग्रेट हुई, और जब
कोल्ड वार का जो पीरियड था ना वो भी खत्म हो गया, कोल्ड वार का। तो अब तक ये समर्थन करता था बहुत अच्छी तरह से, लेकिन अब तो वो खुद ही डिसइंटीग्रेट हो गया अभी। अब यूएसए, आई मीन रशिया इतना पावरफुल नहीं रहा था क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो गया था भाई उसका। तो भारत को ये लगा कि भाई यूएसए तो अरब वर्ल्ड में अपनी पहुंच सुनिश्चित किए हुए है, और रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, अलग बिखर गया, टूट गया कई हिस्सों में, अब वो उतना पावरफुल नहीं रहा। और दूसरा हमें अपनी एनर्जी भी चाहिए भी, ठीक है। तो एनर्जी चाहिए, और दूसरा कि जो अरब वर्ल्ड था ना, इन्होंने खुद, भाई मैंने अभी बताया था पीएलओ, इन्होंने तो खुद समझौता कर लिया इजराइल से। तो भारत 90s में और ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, और मतलब इजिप्टियन प्रेसिडेंट थे ना अनवर सादात, उन्होंने भी समझौता कर लिया। भाई इजिप्टियन प्रदेश, इजिप्ट के दो पीएम थे अनवर सादात, उन्होंने खुद भारत के लोग मतलब इजराइल के पीएम से समझौता कर लिया कि हम लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे। भाई इजराइल तो अरब वर्ल्ड के साथ हमेशा रहता है। तो अब भारत को लगा कि भाई हमें भी, जब सब लोग ये साथ दे रहे हैं तो हमें भी मतलब प्रो इजराइल होना चाहिए, इजराइल के समर्थन में आना चाहिए। अच्छा, जब यूएसए ने इसको पहले डिमांड मतलब मान लिया था कि हाँ इसको हम देश मानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, यूएनओ ने भी बाद में माना, तो भारत ने फॉर्मली भी रिकॉग्नाइज कर दिया था, पहले फॉर्मल रूप से किया था। लेकिन अब अच्छी तरह से, वाजिब तरह से करने का टाइम आ गया था। तो क्या हुआ 1992 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऑफिशियली खुलकर इजराइल का समर्थन में आने की भारत की जो प्रतिबद्धता थी उसको पूरा डिक्लेयर्ड कर दिया कि हम इजराइल के साथ हैं। हम भी क्यों इजराइल के साथ हैं भाई, कि अरब वर्ल्ड जो लोग थे तो वो तो हम मतलब उनसे रिश्ता ताल्लुक बना के रखेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन अरब वर्ल्ड ने पाकिस्तान वाले मैटर में कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। इंडिया पाकिस्तान मैटर में कभी भी अरब वाले लोगों ने साथ नहीं दिया, और इजराइल ने कई बार हमारा साथ दिया है, और आने वाले टाइम में भी दिया था। फिर जब बस ताल्लुकात अच्छे हो गए थे तो बाद में भी उन्होंने साथ दिया। भरत सिंह प्रणाम। वे बात सुन रहे हैं नहीं, समझते अगली बातों को। तो अब क्या हुआ था कि भारत ने ऑफिशियली इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, और भारत के 1992 से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। एक मैटर था, इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था कारगिल वार, जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट था 1999 में। अच्छा, इस मामले में भारत के पास जो वेपन सप्लाई किए वो भी इजराइल ने किए। भारत को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया इजराइल ने इस टाइम पर, और दूसरे कंट्रीज भारत का समर्थन नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वो यूएसए से डरते थे। यूएसए से क्यों डरते थे भी? क्या यूएसए ने मतलब यूएसए का क्या बिगाड़ दिया था भारत ने? तो यूएसए का ये बिगाड़ दिया था कि 1998 में जो पोखरण टेस्ट हुआ था ना भाई, जो पोखरण टेस्ट हुआ था, पोखरण 2, भारत ने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन कंट्री डिक्लेयर कर लिया था भाई, अमेरिका से बिना बताए छुपकर। डॉक्टर कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी साहब की अध्यक्षता में इन लोगों ने ये पोखरण टेस्ट कर लिया। अच्छा, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन साहब को बहुत बुरा लगा। उनका भी आपने बताया नहीं, और आप मतलब ये पोखरण टेस्ट क्यों कर लिया? आप इस तरह से मतलब कोई भी बिना परमिशन के न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता भाई। अब अमेरिका क्या कर सकता है भारत के साथ? तो अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए भारत पर। इकोनॉमिक सैंक्शंस सबसे पहला काम ये करता है वो। अब उनसे कहा कि जो भारत को
रिश्ते बनाए रखेगा, या भारत को कुछ भी सप्लाई करेगा, या भारत से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कुछ भी करेगा, हम उसको, हमारे भी उससे ताल्लुकात नहीं रहेगा। यूएसए ने ऐसा बोल दिया। और अब इजराइल ने उस टाइम में भारत की मदद करने के लिए कोई शामिल आ ही नहीं रहा था भाई। और सिचुएशन ऐसी बन रही थी जम्मू कश्मीर में कि पहाड़ी वाला इलाका है भाई, तो पहाड़ी वाला इलाका है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र पे पाकिस्तान की आर्मी के लोग बैठ गए थे, भारत के लोग इधर थे, कि वहां से 10-15 लोग ही कंट्रोल कर सकते थे सिचुएशन को। भारत को उस टाइम बड़ी बैकफुट पे जाने वाला था। अब भारत ने इजराइल से कहा कि भाई ऐसे मसला हो रहा है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो इजराइल, अब भारत को पता था इजराइल ही कर सकता है, क्यों भारत को ऐसा क्या पता था, क्योंकि भाई यूएसए से इजराइल उतना डरता नहीं है एक्चुअली। इजराइल ने बोल दिया कि भाई सैंक्शन लगा दिए आपके पास, तो क्या हुआ, हम आपकी मदद करेंगे। करे अच्छा, अमेरिका नहीं करेगा आपसे कुछ भी? कह रहे नहीं भाई, अमेरिका क्या करेगा, उसे पता है कि हम, मतलब हमसे ताल्लुकात वो खत्म कर ही नहीं सकता। और ताल्लुकात क्यों खत्म नहीं कर सकता? क्योंकि उसको अपनी प्रेजेंस चाहिए वेस्ट एशिया में, उसको अपना दोस्त अच्छा वाला चाहिए, तो वो इस बात को इग्नोर कर सकता है। और ऐसा हुआ भी। तो अमेरिका ने ज्यादा इजराइल से कुछ कहा नहीं, और भारत का समर्थन बहुत अच्छी तरह से किया, तो वहां से और ज्यादा ताल्लुकात भारत के अच्छे हो गए। अच्छा, एक और बात कि इंडिया जो रहा है पहले से, क्योंकि अपनी डिफेंस पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है भाई, डिफेंस पर बहुत ज्यादा खर्च करता है, डिफेंस पर बहुत ज्यादा खर्च करता है, तो उसका सबसे पहला पार्टनर रहा था रसिया, फिर यूएसए, और फिर अब इजराइल। और इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है भाई, वो बहुत ज्यादा मॉडर्न है, जो बहुत ही सुटेबल है इंडिया के लिए। और ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी, कई मामलों में ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी या आपने वेपन्स, रेडीमेड वेपन्स बेचना अलग बात है, लेकिन इजराइल टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी देता है इंडिया को। यूएसए कई मामलों में मना कर दिया, रसिया कई मामलों में मना कर दिया, हालांकि रसिया कम मना करता है, लेकिन यूएसए ने कई बार मना कर दिया है कि हम आपको ना रेडीमेड देंगे बट टेक्नोलॉजी एक्सचेंज नहीं करेंगे हम आपके साथ, ऐसा करके। लेकिन इजराइल इस बात को मना नहीं करता है। तो इजराइल का भारत के साथ, मतलब जितना भी इजराइल का एक्सपोर्ट है ना भाई, जो वेपन्स का एक्सपोर्ट है, वेपन्स का, वो 40% से ज्यादा उसका जो टारगेट है वो इंडिया है। मतलब अपना टोटल जितना भी वेपन्स एक्सपोर्ट करता है उसका 40% से ज्यादा अकेले इंडिया को एक्सपोर्ट करता है इजराइल। तो भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वेपन सिर्फ करता है भाई, इंडिया एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा है। तो एग्रीकल्चरल जो टेक्नोलॉजी है, जो अच्छी तरह से इक्विप्ड तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, मतलब सेम, मतलब 2 बीघे में अगर 4 कुंटल गेहूं उग रहे हैं, तो अब इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 2 बीघे में 7 कुंटल उगेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करते हैं। दूसरा का भारत के पास ना वाटर मैनेजमेंट की किल्लत और रहती है। वाटर मैनेजमेंट की किल्लत क्या रहती है भाई? क्योंकि इजराइल तो खुद ही छोटा था, वहां पे भी पानी का समस्या रहती है, तो उसने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। तो भारत वाटर मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी को भी एक्सचेंज करता है इजराइल से। और भारत का जो पॉलिटिकल लिंकअप है इजराइल के साथ, वो लगातार बढ़ा है। इसके 2 बड़े एग्जाम्पल हैं। 2015 में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब ने इजराइल का विजिट किया। 2017 में पीएम मोदी साहब ने इजराइल का विजिट किया। अब पीएम मोदी साहब ये इजराइल का विजिट करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, और प्रणब मुखर्जी साहब पहले राष्ट्रपति थे इजराइल में विजिट करने वाले। भारत ने खुली तौर पर अपना समर्थन इजराइल को दिया। अब इजराइल क्या करता है भारत के लिए? जो जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा होता ना अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी में, यूएनओ वगैरह में कहीं भी, तो इजराइल कहता है कि ये इनका इंटीग्रल मैटर है भाई, और इंडिया सॉवरन है इस मामले में। भाई इंडिया सॉवरन है मतलब कि जम्मू कश्मीर वाले मामले में इंडिया को जो भी निर्णय लेगा अपनी मर्जी से लेगा, आप उसमें कुछ नहीं करेंगे भाई, कोई इंटरफेयर उसमें नहीं करेगा। तो कोई इंटरफेयर अगर नहीं करेगा तो वो बात भारत को अच्छी लगती है। अच्छा, 2019 में जो सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, CAA, उसमें भी बड़ा मसला हो गया था जम्मू कश्मीर में। कोई कम्युनिटी भारत के साथ हो रही थी, कोई विरोध में थी, लेकिन इजराइल ने भारत से कहा कि ये भारत के बारे में कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि पाकिस्तान का इसमें कुछ नहीं जा रहा है, पाकिस्तान का कोई विरोध नहीं किया है इसमें, ये उनका इंटरनल मामला है
और वो अपने आप सुलझ लेंगे। आप कोई भी इंटरफेयर, इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल कंट्रीज या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा भारत के इंटीग्रल मैटर में, ऐसा करके इन्होंने कहा। तो इस तरह के मुद्दे मतलब बाद में बनते गए। अब मसला अब क्या हुआ प्रेजेंट में, भारत की सिचुएशन ये है भाई, इनके साथ प्रेजेंट में क्या सिचुएशन बनी। दो भाग है, ये वेस्ट बैंक का भाग है भाई, ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप। गाजा पट्टी, दो भागों में पैलेस्टाइन वाले लोग हैं। अब ये जो है ग्रुप, ये हमास लीड करता है इसको। अच्छा, एक और बात मुझे बताना था इससे पहले कि भारत में जो रो का फॉर्म हुआ था ना अभी इंदिरा गांधी के दौर में, जो पहले चीफ थे काओ साहब, इसका फॉर्मेशन इजराइल ने करवाया था पहले। इतनी दिन पहले से रिलेशन है भारत के, लेकिन वो फॉर्मल थे, अब बहुत अच्छी तरह से अब रियल हैं। तो इजराइल के जो मोसाद है, जो कि विश्व की सब मतलब दूसरे नंबर की खुफिया एजेंसी है, CIA यूएसए के बाद, भारत की रॉ को बनाने में इजराइल ने मदद की थी इंदिरा गांधी मैडम की। तो भारत के ताल्लुक तब से हैं। तो अब इसमें क्या हुआ भाई, अभी करंट का जो मसला है समझते हैं। हमास ये एक मतलब सब लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके बारे में ये मानता है कि एक आतंकवादी ग्रुप है, मिलिटेंट है टाइप के लोग हैं ये, मतलब अनऑफिशियली रूप से कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं, कहीं भी मार देते हैं किसी को भी। अच्छा, भारत ने इजराइल से साथ ताल्लुक जो बनाया ना उससे बहुत सीखा भी है। जो भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी ना भाई, सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पे, तो उसका जो इंस्पिरेशन थी भारत को, इंस्पायर जो हुआ था भारत, वो इजराइल से ही हुआ था। क्योंकि इजराइल के कोई भी कम्युनिटी, कोई भी एक सिंगल व्यक्ति को मार देना, तो इजराइल की जो मोसाद है भाई, जो खुफिया एजेंसी है, वो बहुत अच्छी तरह से काम करती है। उसको वहीं पे कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं और वहीं पे उनके घर में घुस के मारते हैं। ऐसा भारत के लोगों ने भी सोचा। कि भारत के लोगों ने क्या सोचा भाई, कि पहले भारत में जब 2008 में मुंबई में हमला हुआ था, 2008 में मुंबई में हमला हुआ था, तो भारत के पास कोई भी ऐसा सैटेलाइट सिस्टम नहीं था। तो जीपीएस टेक्नोलॉजी को, उसके फुटेज इंडिया ने यूएसए से मांगे। यूएसए ने मना कर दिया कि भाई सिक्योरिटी एजेंसी हम आपको नहीं दे सकते, आपको शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी मांगने लग जाएंगे। तो भारत ने तब से ही अपना जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको विकसित करना शुरू किया बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए। और भारत ने फिर बाद में 15-16 के आसपास IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को इजाद किया। इसके थ्रू भारत का अपना खुद का जीपीएस जैसा एक सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके थ्रू लाइव फुटेज देख सकते हैं। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, इसी का प्रयोग करके सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और इसका इंस्पिरेशन इजराइल से ही लिया था भारत ने। मुसाद जैसा स्ट्राइक करता है, और भारत ने वो सक्सेसफुली सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अच्छा, पाकिस्तान बड़ा परेशान रहता है कि कभी भी मतलब आप सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हो, कुछ भी कर देते हो आप, मतलब आप पाकिस्तान इंडिया, मतलब अगर पाकिस्तान ये कहे कि भाई आप बांग्लादेश को तो बड़ी मतलब मदद करते हो, आपके पड़ोसी देश है किसी को कितनी मदद कर देते हो, हमें कोई मदद होता आप करते बढ़ते नहीं हो, मतलब कि भाई आप किसी को कोई भी मदद करो, हम भी तो पड़ोसी हैं। और पहले जो ताल्लुकात थे अब हमारी हमने तो दुनिया से मतलब कर्ज मांग ले रखा है, अब कोई हमें कर्ज वर्ज देने को तैयार नहीं है। चीन देता है लेकिन वो इतना बढ़ा के देता है, और फिर हमारी मतलब टेरिटरी में हमारे इंटीग्रल, हमारी सॉवरेनिटी, संपूर्णता पे वो आक्रमण करता है। तो आप वैसे तो रिश्ते में आप हमारे बाप ही लगते हैं भाई, तो जब रिश्ते में आप हमारे बाप ही लगते हैं तो हमें क्या करें फिर भाई। पाकिस्तान अगर कहे कि आप रिश्ते में हमारे बाप लगते हैं, मतलब इंडिया, तो आप हमारे साथ क्या करें, आप हमें 52,000 करोड़ रुपए दे दें। क्या करें, 52,000 करोड़ रुपए दे दें भाई। तो 52,000 करोड़ रुपए दे दें
अब इंडिया वाले लोग क्या कहेंगे भाई कि भाई हम नहीं देंगे तो क्या कर लोगे तुम? तो कह रहे देखिए हम भी न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं, परमाणु संपन्न कंट्री है हम भी। तो परमाणु संपन्न कंट्री है तो हम क्या करें भाई? इंडिया वाला अगर ये कहें तो कह रहे हम पूरे 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 उड़ा देंगे सबको। तो सबको उड़ा देंगे, उड़ा दो। कह रहे सबको नहीं, पूरे गोला को उड़ा देंगे। मतलब गोला को उड़ा देंगे क्या मतलब है भाई? मतलब पूरी पृथ्वी को उड़ा देंगे भाई। ऐसा करके मतलब धमकी उमकी, मतलब पाकिस्तान न्यूक्लियर के वेपन्स के धमकी भारत को बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर देता रहता है अक्सर। एनीवे, वो अलग मसला है। पहले हम इस बात को समझते हैं। दो ग्रुप में भाई, गाजा स्ट्रिप, ये गाजा स्ट्रिप, ये पैलेस्टाइन का दूसरा है, वेस्ट बैंक, ये इजराइल। अब इजराइल की जो टेरिटरी है ना, ये 65% टेरिटरी इस टाइम, ये जो पूरा पैलेस्टाइन पहले हुआ करता था, ये इजराइल के पास है, और 35% ये भाई पैलेस्टाइन के पास, फिलिस्तीनी लोगों के पास। तो इन लोगों ने क्या किया था एक्चुअली 2021 में भी, जो आयरन डोम वगैरह का मामला बड़ा सुर्खियों में रहा था, 2021 में इन्होंने इजराइल पर हमला किया था। 2021 में इजराइल पर हमला किया था, मतलब भाई 2021 में ना इन्होंने सुना था कि इजराइल का आयरन डोम, जो एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, वो इतना स्ट्रांग है कि कोई भी मिसाइल या कोई भी बम वगैरह कुछ भी छोड़े इजराइल के पास तो उसमें इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा करके, मतलब बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट है। तो उसको ना चेक करके देखते हैं, ऐसे करके 2021 में हमला किया। तो उन्होंने 150 गोले छोड़े इजराइल की तरफ को, इजराइल की तरफ को 150 गोले छोड़े, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी थी वो 90% थी। तो 150 गोले यहां से छोड़े जाएंगे इधर की तरफ से, तो भाई 90% एक्यूरेसी, 15-20 तो गिर ही जाएंगे। तो मान लिया 15 भी गिर गए यहां पे, तो तब भी लोग मारे गए। तो इन्होंने ये बात कर ली कि इसका ना हाईली मतलब सिक्योर्ड उतना है नहीं, 90% एक्यूरेसी है इसकी, आयरन डोम की, जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। तो अब इन्होंने क्या किया, अभी कुछ मतलब एक सप्ताह पहले हमास ने इस पर 5000 गोले दाग दिए, 5000। भाई 5000 दाग दिए, 90% एक्यूरेसी है, तो 500 तो फिर भी आ जाएंगे इस पर। तो इसलिए यहां के लगभग 700 से 1000 लोग मारे गए भी इजराइल के। जब इतने लोग मारे गए तो भाई इजराइल भी एक्टिव हो गया, तो इजराइल ने भी फिर इसके यहां पर आक्रमण किया। एनीवे, ऐसा मामला कुछ भी उठता है तो वो देश के, विश्व के लिए बिल्कुल सही तो वाजिब तो नहीं है। जब वाजिब नहीं है तो कोई भी कंट्री, मतलब भारत ने भी ये कहा कि भाई इस तरह का आतंकवादी गुट या आतंकवादी गतिविधियां दोबारा कुछ भी किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी पे हमला करना बिल्कुल ही निंदनीय है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऐसा कहा। हालांकि बाद में ये भी प्रवोक हो गया, इन लोगों ने भी इस पर हमला कर दिया। तो ऐसा कुछ भी होता है तो उसमें वर्ल्ड डिसऑर्डर होने की संभावना होती है, जिससे पूरा विश्व, मतलब विश्व को नुकसान होगा। अब इस मामले से क्या क्या नुकसान हो सकता है भाई, भारत को क्या नुकसान हो सकता है? जो हमास ने गाजा स्ट्रिप की तरफ से एंट्री की है इजराइल में, या आक्रमण किया है, और जो इजराइल ने हमास पर आक्रमण किया, उससे भारत का क्या नुकसान होगा? पहली बात तो ये कि पूरे वर्ल्ड में भाई एनवायरमेंट पॉल्यूशन होगा। भाई एनवायरमेंट पॉल्यूशन तो वो तो बाउंड्री नहीं देखता ना भाई उसका तो बाउंड्री अलग अलग रहता है, बाउंड्री नहीं देखा जाएगा। वो तो मतलब अगर वहां पे इतनी मिसाइल, इतना डिफेंस सिस्टम इस तरह से खोला, इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो वो तो नहीं देखा। वो तो सब पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है अभी, और सबको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कितनी कितनी यूएनओ ये सब लोग काम कर रहे हैं, तो वो जितने भी प्लानिंग है सब बेकार हो जाएंगे भी। तो जब ऐसे भाई, एक राहत इंदौरी साहब फरमाते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे हर घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे हर घर जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह हर किसी के हथेली पे जान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में,
सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो भाई ये भी मसला है। एनीवे, दूसरा क्या होगा, एनवायरमेंट पॉल्यूशन होगा। दूसरा एनर्जी क्राइसिस हो सकता है अभी, मतलब ऑयल के प्राइसेस क्या हो सकते हैं भाई, इंक्रीज हो सकते हैं, ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। दूसरा, वेस्ट एशिया में डिस्टरबेंस हो सकता है। डिस्टरबेंस कैसे हो सकता है भाई, अरब वर्ल्ड और आएंगे इसमें, मतलब ईरान और सपोर्ट करेगा इसको, ठीक है, और यूएसए प्रवोक करेगा दूसरे जो अलाइड है, किसको, इजराइल को। तो इससे क्या होगा, जो भारत का जो सपना है, क्या सपना है भाई, जो बाय रोड एंटर करने का, कहां पर, वेस्ट एशिया में जो एंटर करने का भारत का जो सपना है कि हम पूरा पूरा बाय रोड, क्यों भाई बाय रोड, क्योंकि बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी भाई भारत को एनर्जी इंपोर्ट करने में, और भारत को एनर्जी इंपोर्ट करने में आसानी हो जाएगी। एनर्जी इंपोर्ट तो ठीक है, लेकिन हम भी तो कुछ सामान बेचते हैं ना हमें, इनको फूड, मतलब गेहूं चावल वगैरह, वहां पे तो उतना ही रेतीली जमीन है, तो भारत भी एक्सपोर्ट करेगा, तो भारत की इकोनॉमी भी डेवलप होगी इससे, और भारत को एनर्जी का मामला भी सुलट जाएगा। एनर्जी क्राइसिस जो होगा भारत में वो नहीं होगा। तो ये इतनी सारी दिक्कतें भारत को होंगी। क्या क्या होगी भी, देखिए, एनवायरमेंट पॉल्यूशन तो सभी के लिए दिक्कत क्रिएट करेगा, एनर्जी क्राइसिस होगी, ऑयल के दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ऑयल के दाम ज्यादा बढ़ जाएंगे तो भाई इन्फ्लेशन आ जाएगी भारत में, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, और इन्फ्लेशन अगर भारत में आ जाएगी तो भाई जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा अफेक्ट होंगे इससे। और क्या होगा इससे, भारत में जब ज्यादा से ज्यादा, मतलब तेल के, ऑयल के सिर्फ बढ़ने से सारी चीजें महंगी हो जाती है स्वतः ही, फिर सरकार की क्या होगी, आलोचना होगी। दूसरा क्या है कि वेस्ट एशिया में दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने लगेंगी। दूसरा, आपस में कंफ्लिक्ट उनके हो जाएंगे, यूएसए और ज्यादा अपना हित साधने की कोशिश करेगा, ठीक है, ईरान और इजराइल का मामला और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक्चुअली हमास को इजराइल तो ईरान ही तो सपोर्ट कर रहा है इजराइल के विरुद्ध। और दूसरा, भारत की जो रीच है, भारत का जो ऐसा प्लान है कि वो एंटर करना चाहता है वेस्ट एशिया में, तो वो प्लान भी फ्लॉप हो जाएगा, तो भारत को इसके नुकसान हो जाएंगे। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा, कैसे आया, अस्तित्व में कैसे बना इजराइल, हमने फिर देखा भारत के क्या क्या हित हैं, भारत की रो को बनाने में कैसे उन्होंने भूमिका निभाई, भारत के हथियारों को कैसे सप्लाई करते हैं वो, भारत के एग्रीकल्चर को कैसे सपोर्ट करते हैं वो, भारत की जो वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है उसको कैसे सपोर्ट करते हैं वो, भारत को जो कारगिल वॉर हुआ था 1999 में उसको कैसे सपोर्ट किया उन्होंने, और जब कारगिल वॉर और उससे पहले पोखरण टेस्ट में जब भारत के पास सैंक्शन लगे हुए थे यूएनओ बिल क्लिंटन के, तो भाई उस टाइम भी अमेरिका से ना डरते हुए उसका भारत का समर्थन किया था उन्होंने, इजराइल ने, और भारत के लोग विजिट कर रहे हैं, इतना समर्थन भारत का रहा है इजराइल के प्रति। तो भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हमेशा से, मतलब हमेशा लेट 90s के से बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगे, बहुत ज्यादा मतलब इंप्रूव्ड हुए, जिससे भारत को बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा होता है कंपटीटर जब होते हैं तो आपको सामान सस्ते में मिलने लगता है। पहले हम यूएसए और रशिया से खरीदते थे, अब वो वही सामान और हाई टेक्नोलॉजी के साथ, इवन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें सस्ती मिल जाती है इजराइल से, तो हमें सामान अच्छा मिल जाता है। और दूसरा, हम खुद की टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल भी एडवांस हो गए हम इजराइल की मदद से, अब हम खुद बनाने लगते हैं अपने हथियार, बहुत सारे हथियार हम खुद बनाते हैं भाई। तो रशिया की वजह अब इजराइल हमारा बहुत ज्यादा डिफेंस पार्टनर बना हुआ है। तो इसलिए हमने ये सारी बातें जानी कि इससे दिक्कत ये होंगी और इसके समाधान क्या हो सकते हैं। समाधान ये है कि सब लोगों को बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए इजराइल को और दूसरे गाजा स्ट्रिप वालों को कि भाई आप जो कर रहे हो उससे वर्ल्ड ऑर्डर जो पूरा दिक्कत होंगी, पूरा मतलब जो भी बना के रखे, क्योंकि आजकल के दौर में ना परमाणु शक्ति संपन्न सब लोग हो हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं और है भी, तो पूरे विश्व के लिए खतरा है। जैसे पाकिस्तान जैसे लोग वो कहते हैं हम तो मतलब ऐसे गरीब देश है, हमें कोई मतलब कुछ नहीं दे रहा, मतलब कि कोई लोन वगैरह कुछ नहीं दे रहा, हम ना सामूहिक रूप से सुसाइड करना चाहते हैं। भाई सामूहिक रूप से सुसाइड करना चाहते हैं मतलब कि हम तो जीना नहीं चाहते, अब तो जीना नहीं चाहते, हमको खुद परमाणु बम से खुद को उड़ाने देना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने खुद को उड़ा लिया अगर परमाणु बम से, तो दिक्कत क्या होगी भाई, पूरा वर्ल्ड दिक्कत में आ जाएगा। भाई आपने देखा हिरोशिमा नागासाकी मामले में वहां पे कितना एनवायरमेंट पॉल्यूशन हुआ था तब, और अब भी दिक्कत आती है, तो कितनी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे तीसरा वर्ल्ड वार होता है तो दिक्कतें आएंगी। अच्छा पहले तीर कमानों से या तलवारों से या छुरियों से लेकर या बंदूकों लेकर नहीं, अब तो परमाणु
है, संपन्न कंट्री है सबके पास। अगर प्रोवोक हो गया मामला तो दिक्कत आ जाएंगी भी। तो जितना भी ह्यूमन सिविलाइजेशन ने जितना भी डेवलपमेंट किया है वो सब बैकफुट पे आ जाएगा, सबका सब धरा रह जाएगा। भाई परमाणु विस्फोट हो गया तो पूरा गोला पृथ्वी फट जाएगी, और फट जाएगी तो हम भी मतलब निकल लेंगे, मतलब सामूहिक रूप से निकल लेंगे। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थी, इतनी सी थी हमारी कहानी भाई आज की। तो आई होप यू एंजॉयड इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड इट वाज रियली नाइस टू टॉक विद यू। तो मसले मसाइल या मसले मसाइल तो चलते रहते हैं भाई। तो आज हमने ये इंडिया इजराइल के मामले को समझा और देखा कि भी क्या क्या मसले चल रहे थे, इजराइल कैसे अस्तित्व में आया, क्या क्या दिक्कतें शुरुआत में रही, कैसे भारत का ट्रेंड और कैसे भारत की आइडियोलॉजी चेंज हुई इजराइल के प्रति, कैसे भारत ने इजराइल का समर्थन किया और इजराइल ने भारत का समर्थन किया। तो वो दोस्ती कायम है और कायम रहेगी, आई होप सो। So we will start our next topic on next week probably. So thank you very much for being with us. भाई शायरी सुनना चाह रहे थे, ऐसे कैसे हम नहीं कर रहे हो? पूछो कौन कौन सुनना चाह रहा है? हाँ भाई, शायरी कौन कौन सुनना चाह रहा है भाई? कमेंट करें। शायरी किसको सुननी है भाई? कमेंट करें। दो मिनट का टाइम है भाई। अच्छा अमन, के अच्छा के अमन, गायब कहाँ हो गए आप लोग? बंक पे चले गए क्या भी सब लोग? सामूहिक बंक कर लिए क्या? कहाँ गए भाई? हाँ भाई, ध्रुव कहाँ हो? ध्रुव, अमन कुमार, के मलिक साहब कहाँ हो भाई? अबे निमिष कहाँ गए? तुम भाग गए क्या? ध्रुव, हाई क्वालिटी में नहीं देख रहे हो भी आजकल? ऑटो पे चला रखा है तुमने हमारा चैनल। हाँ के अच्छा, इरशाद फरमाएं। हम अपने दिल को इस तरह भी साध करते हैं कि एक पंछी को हम तेरे नाम से आजाद करते हैं, और उदासी में खुशी को इस तरह आबाद करते हैं, हंसाकर एक बच्चे को हम तुम्हें याद करते हैं। और मिलेंगे कभी तो कहेंगे झूठ तुझसे हम, मिलेंगे कभी तो कहेंगे झूठ तुझसे हम, ना तेरी फिक्र करते हैं और ना तुझे याद करते हैं। भाई कैसा लगा? के अमान, कहाँ गए सब लोग? मलिक साहब आ गए आप? मलिक साहब आप
कहाँ गुम हो गए थे भाई? रोशनी वेलकम। साक्षी, साक्षी अब आए हो आप? अच्छा, जब से बंक पर थे आप इतनी देर से? नहीं भी बंक पे नहीं जाना चाहिए आप लोग को। अच्छा, सब लोग आ गए भाई, इसका मतलब अच्छा अर्ज किया है कि वो चाहें बेपनाह हमको, ये चाहत है तो है उनसे। वे चाहें बेपनाह हमको, ये चाहत है तो है उनसे। उन्हीं से शिकायत और राहत है तो है उनसे। और हजारों ऐब हैं उनमें, हजारों खामियां भी हैं, मगर अब जो है सो है, मोहब्बत है तो है उनसे। तो भाई इतनी सी थी आज की कहानी। तो अगले लेक्चर के साथ और अगली क्लास के साथ दोबारा बाद में आपके बीच आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर joining for us and being continue for the next class. We will inform you for the next class.